तो नमस्ते सभी को। पिछली बार हमने प्रॉपर अकाउंटिंग का चैप्टर शुरू किया था कि एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, स्पेशली जो कलेक्टर होते हैं, आज भी हम जिसे कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट समाहर्ता, जिला, जो कलेक्टर्स का जो पोजीशन होता है जिसमें आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उनका क्या रोल है। और वो रोल समझने के लिए हम ये देख रहे थे कि अकाउंटिंग किस किस तरीके से होता है। तो जो पिछला जो चैप्टर था जो अभी हम कर रहे हैं वो कौन सा चैप्टर था? 6th चैप्टर है ना, 6वां चैप्टर जो था उसमें हम देख रहे थे कि बेसिक फ्रेमवर्क क्या होता है अकाउंटिंग का। हमने बस शुरू करा था वो। हमने देखा कि आय मतलब इनकम के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, व्यय एक्सपेंडिचर के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, जो आय के सोर्सेज है, इनकम के सोर्सेज है, उसमें हमने देखा था कि सारे जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं, जो कर हम कहते हैं, उसके अलावा जो कमीशन लागू होते हैं, जो ड्यूटीज होती हैं, जो पेनल्टीज होती है, चोरों से कुछ मिला हुआ जो धन होता है, या फिर किसी का इनहेरिटेंस होता है बट कोई हायर नहीं होता है ना, वो अनक्लेम्ड वेल्थ जो होता है, वो सारा जो है वो इनकम में आ जाता है। इसके अलावा जो एक तो इनकम टैक्स, उसके अलावा जो फार्मिंग करते हैं, जो शेतकरी होते हैं, उनसे जो टैक्स मिलता है। अच्छा, ये जो कर है या तो वो मुद्रा के रूप में है या फिर वस्तु के रूप में है, भाग के रूप में है। जैसे एक खेत है, उसमें से सपोज गेहूं उगते हैं, तो गेहूं का 1/6 भाग ऑफ द गेहूं वो राजा के इसमें चला जाएगा। या जैसे जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, है ना, मिनरल्स को तो स्वयं ही रिसोर्स कहा जाता है, जिसमें रूपक, सिल्वर, गोल्ड, हिरण्य, ये सब उसमें आ जाता है। फिर ये जो सब्जी, फल फूल पौधे होते हैं, इनका विक्रय करके, इनको बेचकर भी जो पैसा आता है, या ये जो लोग बेचते हैं तो उनको भी उसका एक भाग जो है वो राजा को देना पड़ता है। तो ये सारा जो है वो सोर्सेज ऑफ इनकम, आय में आ जाता है। व्यय में क्या होता है? व्यय में ऑफ कोर्स ये सारे जो बिजनेसेस जो प्रोक्योर, अगर आप जो राजा है वो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं, है ना, इरिगेशन का काम कर रहे हैं। हमने कहा था, देखा था, सेतु बंध, ब्रिजेस वगैरह बनाना, तालाब खुदवाना, तीर्थ स्थलों को बनाना, रास्ते बनाना वगैरह वगैरह, ये सारे जो काम है उसमें एक्सपेंडिचर होता है। साथ साथ जो सेना है उसको रखने के लिए आपको उनका, एक तो पहले लोगों को आपको रिक्रूट करना होगा, उनके लिए अश्व, शस्त्र, हाथी, रथ वगैरह वगैरह, इन सब का प्रोक्योरमेंट करना होगा, इन सबको मैनेज करना होगा, इन सबको वेतन देना होगा, ये सारा है वो एक्सपेंडिचर में आता है। साथ साथ हमने देखा था अलग अलग कोष जो बनते हैं, है ना, जो ट्रेजरीज हैं, वेयर हाउसेज हैं वगैरह, उनको बनाना, उसमें लोगों को एम्प्लॉय करना, उसका खर्चा। इसके अलावा जो यज्ञ होते हैं, जो रोज की पूजा वगैरह होती है, जो रॉयल किचन होता है, जो जहां पर रसोई बनती है सबके लिए, इसके अलावा रानी महारानी युवराजों का जो खर्चा होता है, ये सभी कुछ जो है, जो स्वस्ति वचन बोलते हैं तो उनको जो दान धर्मादा होता होगा, वो सारा ही जो है वो एक्सपेंडिचर में आता है। ठीक है, ये हमने यहाँ तक हमने पिछली बार देखा था। अब उससे आगे बढ़ते हैं तो उसकी, अच्छा, अब अकाउंटिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है कि आप टाइम कैलकुलेशन कैसे करते हो, है ना, हाउ डू यू डिसाइड द पीरियड। जैसे हमारे में अभी हमारा जो क्लोजिंग क्या कहते हैं, हम जो एनुअल ईयर देखा जाता है भारत में, हम क्या देखते हैं, अप्रैल टू मार्च, है ना। मार्च, जो अप्रैल सपोज ये है तो अप्रैल 2022, तो इसका एंड होगा मार्च 2023। कहीं कहीं वो जून से शुरू होता है, कहीं कहीं वो बिगनिंग ऑफ द ईयर होता है। यूरोप में, यूएस में बहुत सारी जगह बिगनिंग ऑफ द ईयर ही होता है। हमने तो केवल ब्रिटिशर्स की वही सिस्टम फॉलो किया, तो हमने इस तरीके से किया। भारत में वो जो है ना, ये समय बरसात के, वर्षा के हिसाब से होता था। जैसे हम लोग, जैसे इसमें चाणक्य कहते हैं कि आषाढ़ का जो महीना है, आषाढ़ का जो महीना है वो अंतिम महीना है, मतलब चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, आषाढ़, है ना, आषाढ़ श्रवण भाद्रपद, तो जो ज्येष्ठ से आषाढ़, ये जो है दैट इज द साइकिल। ठीक है, तो आषाढ़, अच्छा, श्रावण का जो महीना है, श्रावण भाद्रपद, वो बारिश के महीने हैं। तो बारिश शुरू होने से पहले आप आपका जो वर्ष है, जो एनुअल ईयर है, वो संपन्न करते हैं। और वो कहते हैं कि आषाढ़ में जिनका भी जो भी पेंडिंग हो, यू हैव टू क्लोज योर बुक्स। हमारा अभी क्लोजिंग जैसे मार्च 31 है ना, उसके पहले क्या होता है, सारा
अकाउंटिंग क्लोज करना होता है, जो भी पेंडिंग है, जिसको जो देना है, whatever is we owe somebody, या किसी से कुछ लेना है ना, वो सारा हम मार्च 31 के पहले क्लोज करते हैं। उसके अलावा जो भी होगा वो हम फिर कहेंगे ट्रांसफर्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो इसी तरीके से उसमें भी ऐसे होता था कि आषाढ़ जो है, आषाढ़ में आप क्लोज करोगे, आपके जितने भी अकाउंटेंट्स हैं या बुक कीपर्स जो हैं, कलेक्टर्स हैं, और जैसे हमने देखा था कि हर एक गांव या हर एक जो डिस्ट्रिक्ट या हर एक जो गांव को कंबाइन होकर जो ऑफिसेज होते थे, वहां हर जगह यू विल हैव समबडी हु इज डूइंग द कलेक्शन अकाउंटिंग, ये सब उस लेवल पे होगा। तो ये जो सारे लोग हैं वो आषाढ़ खत्म होने से पहले राज्य में आएंगे, जो आपका कैपिटल है वहां पर आएंगे और अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। ठीक है, अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। उसका जैसे अभी होता है ना, अभी टैली क्या सही है क्या गलत है, हर जगह से रीजनल ऑफिस से अकाउंट्स आएंगे, वो जो रीजनल ऑफिस से आए वो सारा कोलेट होगा, फिर कोलेट होके उसकी वापस जांच होगी एक सेंट्रल ऑफिस में, फिर सेंट्रल ऑफिस से सारा अकाउंट्स ये सब करके क्लोज होगा, फिर अगले साल का बजट होगा, है ना। तो उसी तरीके से इसमें भी ऐसे ही था। सो आषाढ़ इज द क्लोज एंड व्हाट दे से इज कि आपको कैसे करना है, जब भी आप कोई भी कार्य देखते हो तो उसको हम, जैसे अभी डेट हमारी दिनांक होती है ना, कि दिनांक के हिसाब से हम करते हैं। दिनांक में क्या करते हैं हम, दिन, महीना और वर्ष, ऐसे हम समझते हैं, है ना। तो इसी को चाणक्य जो है वो व्युष्ट कहते हैं। और व्युष्ट कैसे होता है, व्युष्ट होता है मंथ, फोर्टनाइट, डे एंड ईयर। तो जो वर्ष है, जो भी वर्ष होता होगा वर्ष, फिर वो महीना कौन सा है, फिर वो पक्ष कौन सा है, और फिर वो तिथि कौन सी है, इस हिसाब से वो देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आषाढ़ का कोई दिन होगा, सपोज 5वीं तिथि है, तो 5वीं तिथि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, 5वीं तिथि सपोज शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष मतलब अमास से पूर्णिमा की ओर जाने वाला, है ना, जब जो चंद्रमा है वो बढ़ते जाता है, तो शुक्ल पक्ष। सो इट विल बी 5वीं तिथि शुक्ल पक्ष, महीना आषाढ़, और जो भी वर्ष वो हम लेते होंगे, है ना, शका है, व्हाटएवर, विक्रम संवत है, व्हाटएवर जो भी लेते होंगे, वो सब वो डेट के हिसाब से आप लिखेंगे और उस तरीके से आप कैलकुलेशंस करेंगे, क्योंकि लोगों को वेतन देना है, आपका कर का कैलकुलेशन करना है, वगैरह वगैरह, है ना। और उसमें कुछ कुछ और रूल्स होते थे, जैसे वो कहेंगे, क्योंकि सो दे टेक 354 डेज, ठीक है, 354 डेज। अभी हम 360 कितने देते हैं, अभी हम कितने कहते हैं, 364 365 लीप ईयर के हिसाब से, है ना। तो दे कंसिडर 354 डेज विद सर्टेन एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट्स क्या होते थे कि वर्षा के तीसरे और सातवें पक्ष में, तीसरे और सातवें पक्ष में, मतलब श्रावण के तीसरे पक्ष में, सॉरी, श्रावण और भाद्रपद, है ना, तो जो तीसरा पक्ष है वो भाद्रपद का आएगा, तो भाद्रपद का एक पक्ष और उसका 7वां पक्ष, हेमंत का 7वां पक्ष। तो बेसिकली वो लोग सीजन के हिसाब से कुछ कुछ जो पक्ष है, हर पक्ष इज बेसिकली 15 डेज, टिपिकली वो 15 डेज का होता है। वन फोर्टनाइट इज कंसिडर्ड 15 डेज, पर कुछ कुछ सीजन्स के फोर्टनाइट्स में एक दिन कम, आप ऐसे मानोगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो कैलकुलेशन करते हैं महीनों के पक्षों की एंड दिनों की, और 354 डेज का एक वर्ष मानते हैं। अच्छा, अब हमारे में अधिक मास का एक कॉन्सेप्ट है ना, बिकॉज जो चंद्रमा है, जो सूरज है, उनको सॉरी, चंद्रमा को इट टेक्स अबाउट 27.5 डेज, बट व्हाटएवर, वो सब एड अप करके, एक्स्ट्रा जो दिन है वो एड अप करके दिखेगा अधिक मास, जो टिपिकली 4 साल में एक बार अपने में आता है ना। अधिक मास कब आता है, हाँ, वो आप देखो कैलकुलेशंस के कैलेंडर के हिसाब से यू नो व्हेन इज अधिक मास, कौन से वर्ष में अधिक मास है वो पता होता है, तो एक पूरा महीना ही नया, एक पूरा महीना ऐड हो जाता है हमारे कैलेंडर में। तो वो कहते हैं कि वो अधिक मास के लिए भी आपको अलग से प्रोविजन बना के रखना है, एंड जब भी आप कैलकुलेशन वगैरह करोगे तो वो जो अधिक मास का जो है उसको भी आप उसमें ऐड करोगे। सो एंड ऑफ आषाढ़ इज व्हेन इज द एंड ऑफ द ईयर, और आषाढ़ के एंड में आपको आपके सारे अकाउंट्स वगैरह हैं वो क्लोज करने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे हम लोग अकाउंटिंग के हेड्स होते हैं, है ना, हेड्स में क्या क्या जनरली होता है, एक तो हमारा बजट, एस्टिमेशन जो भी होता है, तो जो बजट या एस्टिमेशन है उसको करणीय कहा गया है,
कि पूरे वर्ष का जो आपका बजट है, जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है या जो आपने सोच के रखा होगा, उसको करणीय कहा जाता है। इनकम तो आप जानते हैं, जो भी रेगुलर इनकम आ रही है वो है आय। जो रेगुलर एक्सपेंडिचर हो रहा है, जिसमें वेतन आ गया, डे टू डे एक्सपेंसेस आ गया वगैरह वगैरह, वो है व्यय। इसके अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सिद्ध। सिद्ध मतलब एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, जो सपोज आपका काम कर दिया है एंड आपको या तो वो मिल गई है इनकम या तो डेफिनेटली मिलने वाली है, यू हैव ईदर रियलाइज्ड इट और इट इज अक्रूड, दैट इज कॉल्ड सिद्ध। सिद्ध मतलब एज द वर्ड मीन्स हो चुका है ना। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज शेष। शेष इज एन आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू, समथिंग दैट यू स्टिल हैव टू कलेक्ट और विच यू विल गेट। सपोज आपका प्रोजेक्ट चल रहा है और आपको अंत में एक्स अमाउंट ऑफ पैसा मिलने वाला है, पर वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो जो आपका रेवेन्यू है विच इज सपोज टू कम ऑन दैट एक्सपेक्टेड वर्क इन दैट ईयर, वो आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू हो जाएगा। तो वो आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू के लिए शेष ये शब्द यूज किया गया है। अच्छा, जो इनकम है उसमें करंट इनकम जो रेगुलरली डे टू डे बेसिस पर आपके पास आती हो, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पर्युषित। पर्युषित मतलब पिछले वर्ष का कुछ टेक ओवर हुआ हो या अलग सोर्स का अलग जो भी कुछ ट्रांसफर्स हम कहते हैं ना, वो जो ट्रांसफर्स है वो सारा पर्युषित में आता है। और इसके अलावा अन्य जाति, अन्य जात करके कैटेगरी आती है। अन्य जात में क्या होगा कि जैसे ये अनक्लेम्ड किसी का इनहेरिटेंस हो, है ना, कि कोई लीगल हायर नॉमिनेट किए बिना, कुछ वसीयत किए बिना कोई चल बसा, तो उनकी इनकम किसके पास जाएगी? राजा के पास जाएगी। अगर चोर लुटेरों से कुछ ज्यादा सामान मिल जाता है एंड यू डोंट नो हुज ओन, वो किसके पास जाएगा? वो राजा के पास जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं, हम जो अदर इनकम कह देते हैं, सो वो अदर इनकम की कैटेगरी तभी भी थी, विच इज अन्य जात। जात मतलब जन्मा, अन्य किसी और सोर्स से आया हो। बाकी तो बहुत क्लियर है, हमको उन्होंने डिटेल भी दिया हुआ है कि सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, पर इसके अलावा जो कुछ आ जाता है which you may not have expected or even which you may have expected but doesn't fall into these specific categories, they will come into अन्य जात। ठीक है, अच्छा, नाउ कैवियट, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं जो कुछ टर्म्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, हो सकता है इसमें मेरे को कुछ दोष हो, तो या तो आप मुझे अभी बताइएगा या आप व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना, बिकॉज अकाउंटिंग इज नॉट माई बैकग्राउंड, तो मैं भी ये some of these terms I might screw up in the definition, but the idea is कि जब भी जैसे अभी हमारा इतना स्ट्रक्चर्ड अकाउंटिंग प्रोसेस, बुक कीपिंग प्रोसेस है, तभी भी एग्जैक्टली ऐसा ही था और इतना ही सोफिस्टिकेटेड था, इतने ही कैटेगरीज थे, इतने ही अकाउंटिंग हेड्स हुआ करते थे, जो आज भी वैसे ही है। या सो जस्ट टू रीइंफोर्स द पॉइंट कि भले ही टैली या कंप्यूटर सिस्टम सब नहीं थे, जो तो अभी अभी नई बात है ना, अभी अभी आया, बट अकाउंटिंग सोफिस्टिकेशन उस टाइम पर भी उतना ही था। सो एनीवेज, हाँ, एंड द लास्ट वन इज व्हाट वी कॉल निवी। तो जैसे निवी इज बैलेंस। बैलेंस मतलब आपका इनकम कितनी हुई, आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ, और जो एंड में जो आपका बचता है, द बैलेंस ऑफ योर इनकम माइनस योर एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड निवी। ठीक है, तो जब आपके जो ऑफिसर्स हैं वो चेक करेंगे तब आपकी इनकम कितनी है, आपका एक्सपेंडिचर कितना है और निवी कितना है, एंड निवी देन एंड्स अप गोइंग इनटू योर ट्रेजरी, है ना, दैट विल ऐड टू योर ट्रेजरी। तो ये कुछ टर्म्स है इसके बारे में, और आई थिंक इस चैप्टर में इतना ही है। वी गो बैक टू द चैप्टर, सिर्फ उसका लास्ट वाला हम पढ़ लेते हैं। सो दिस इज पेज 110 ऑफ द PDF, और जो लास्ट श्लोक है वो है, तो इसके पहले जो मैंने अभी इतना बताया ना, वो सारा उसके अलग अलग ये सारे डेफिनेशंस वगैरह वगैरह जो है वो सारे इस चैप्टर में दिए हुए। अगर हम सारा पढ़ने बैठते तो बहुत टाइम निकल जाता, इसलिए आई थॉट आई जस्ट समराइज इट इन ब्रीफ। जो लास्ट श्लोक है इसका 28वां 110 पेज पर, वो है एवं कुर्यात् समुदयं वृद्धिं च आयस्य दर्शयेत् ह्रासं व्ययस्य च प्राज्ञः साधयेत् विपर्ययम्। कुर्यात् समुदयं वृद्धि, वृद्धि किसकी करनी है? आय की। यू हैव टू इंक्रीज योर इनकम। ह्रासं, ह्रास करना मतलब कम करना, HRAS, या ह्रास आधा हो और
ह्रासम व्ययस्य, जो आपका एक्सपेंडिचर है उसको आपको कम करना है. इंक्रीज योर इनकम, रिड्यूस योर एक्सपेंडिचर. दिस इज द रोल ऑफ द समाहर्ता, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है. एंड इस तरीके से उसको जो खजाना है, जो आपका ट्रेजरी है, कोष है, उसकी वृद्धि करनी है, जिससे आगे चल के कोई भी आपके प्रॉब्लम्स वगैरह आए उसमें आप अपने ट्रेजरी को मैनेज कर सकते. ठीक है. सो दिस इज वेयर वी एंड the sixth chapter. Just before I start the seventh chapter, which is sort of related, वो सारा bookkeeping पर है. तो before I start that, any thoughts, any comments? किसी कुछ कहना है? Okay, no problem. तो आगे बढ़ते हैं. 7वां चैप्टर. अच्छा, 7वें चैप्टर का नाम है अक्षपटल. अक्षपटल मतलब हम जो बुककीपिंग ऑडिटिंग वगैरह जो करते हैं ना, उससे रिलेटेड सारा काम. और वो शुरुआत ऐसे होती है कि राजा को बुककीपिंग ऑडिटिंग के लिए, सारे अकाउंट्स के लिए एक ऑफिस का निर्माण करना है. ठीक है. ऑफिस का निर्माण कैसा है? उसका जो दरवाजा है वो कहाँ होना चाहिए? या तो पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए. दैट इज व्हाट ही हैज सेड अकॉर्डिंग टू वास्तु. बट एनीवेज, सो आपको एक पूरा ऑफिस ही, भवन ही निर्माण करना है जहां पे ये सारे ऑडिटर्स, अकाउंटेंट्स, बुक कीपिंग वाले सारे लोग बैठे होंगे. ठीक है. अच्छा, अब आपका जो निबंध है अविरल, देयर इज, आई एम नॉट शेयरिंग एनीथिंग. ये हमारे, आप अगर वो जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है ना, वहां जाओगे तो उसकी डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ का लिंक डाला हुआ है. हम उससे पढ़ते हैं, तो आपको वो डाउनलोड करना होगा. तो अभी मैं कोई श्लोक स्क्रीन पे शेयर नहीं कर रही हूँ. आई जस्ट रीड इट सो दैट पीपल कैन फॉलो एंड मार्क वेयर इट इज. ठीक है. ओके. तो मैं कह रही थी कि ये जो बुक कीपिंग हाउस, अकाउंटिंग वगैरह के लिए एक भवन निर्माण हो, और क्या क्या काम हो, व्हाट कम्स अंडर बुक कीपिंग, कि आपके पास रिकॉर्ड्स रखने चाहिए. आपने सारे इनकम एक्सपेंडिचर के रिकॉर्ड्स रखने चाहिए. अच्छा, इसमें क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए कि मटेरियल्स जो आपके पास है ना, नॉट जस्ट मनी बट इवन मेटल्स है, कुछ आपके वेयर हाउसेज में जो सामान है, जो आपका बाहर से आया है, whatever is imported, whatever is exported, कहाँ से आया है, sources of all of that. आपने कितना वेतन, आपका खर्चा वेतन में कितना हुआ है, प्रोक्योरमेंट में कितना हुआ है, मेंटेनेंस में कितना हुआ है, टैक्स से कितनी, टैक्स जो इनकम टैक्स है, पर्सनल इनकम टैक्स, उससे कितना आया है, सरचार्जेस से कितना आया है, ड्यूटीज से कितना आया है, पेनल्टी से कितना है. बेसिकली हमने पिछले चैप्टर में जो भी देखा ना, ये अलग अलग हेडिंग्स हैं सारे, उन सब आय व्यय, वो सबका जो डिटेल्स हमने देखा, वो सबके हेडिंग्स में कितना कितना आया है. तो आपका जो बुक्स है, जो रिकॉर्ड बुक्स, अकाउंट बुक्स दैट यू कीप, उसमें आप लोग को मेरी आवाज आ रहा है? कैन यू गाइस हियर मी? यस. यस. मेरा कुछ वो इंटरनेट अनस्टेबल दिखा रहा है. खैर, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो ये सारे जो है कि अच्छा, और अगर वस्तुएं आपने बेची है तो किस, हर एक ट्रांजैक्शन में क्या होगा, सपोज यू आर सेलिंग समथिंग, तो उसका कितना वेट है, हु इज द बायर, हु इज द सेलर, हु इज मेकिंग द नोट. ठीक है. इस सब का डिटेल्स, कौन से दिनांक पे हुआ है, कौन से टाइम पे हुआ है, कौन सी जगह पर हुआ है, इन सब का आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इन सब का आपको नोट्स रखना है. जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि इट इज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू चाणक्य कि जो भी ये जो हेड है उसको कितने वर्षों तक का, 100 वर्षों तक के जो ये सारे रिकॉर्ड्स हैं, वो या तो उन्हें पता होने चाहिए, या फिर जब भी पूछा जाए वो अपनी वही निकाल के, पुस्तक निकाल कर, रिकॉर्ड बुक निकाल कर दिखा पाए. 100 वर्ष तक के रिकॉर्ड्स, that is expected of the people who are in finance accounting, जो स्पेशली जो हेड्स हैं उसके. तो इस तरीके से इतने डिटेल में आपको
बुक्स रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई बीच बीच में आपदा आ गई तो आपदा के लिए आपको कोई स्पेशल खर्चा होगा, आपने कुछ अमाउंट्स रखे हैं साइड में टू फॉर योर कंटिजेंसी, तो उस सब का भी आपको आपके रिकॉर्ड बुक में उतने ही डिटेल में सारा रिकॉर्ड करके रखना है, ठीक है। सो दैट आर दोज आर द फर्स्ट फ्यू पैरास ऑफ दिस। अब उसके आगे हम देखते हैं कि जैसे मैं कह रही थी कि हर एक में फिर उसमें भी इनकम कितनी है, बैलेंस कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, व्हाट वाज द एस्टिमेट के अगेंस्ट आपका कितना, जो आपकी अक्रूड रेवेन्यू कितना है, रियलाइज्ड रेवेन्यू कितना है, कितना रह गया, कितना बढ़ता हुआ, कितना कम हुआ, वगैरह वगैरह, ठीक है, वो सारा उसमें आ गया। अच्छा, अब वो कहते हैं कि ये सारा काम जो है वो अकाउंटेंट को करना है, पर जैसा आज होता है तब भी ऐसा ही होता था। पॉसिबल है कि जो अकाउंटेंट्स हैं, है ना, एक अकाउंटेंट नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, हर जगह आपके हैं सीनियर अधिकारी, जूनियर अधिकारी, ये सब होंगे। तो वो कहते हैं कि अगर कुछ चूक होती है, अगर कोई दोष आता है आपके पुस्तकों में जिससे राजकोष का विनाश हो रहा हो, जिससे राजकोष को लॉस हो रहा हो, अगर इस तरीके से आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, और मिस्टेक अगर जानबूझ के होती है, मोर देन दैट, मिस्टेक तो हो जाती है, बट अगर जानबूझ के होती है, हमने पिछली बार देखा था कि अगर पहली बार मिस्टेक हुई हो, गलती हो गई हो, और आप जानते हैं कि वो जो गलती है वो जानबूझकर नहीं हुई है, वो सही में इग्नोरेंस से, नेग्लिजेंस से कभी कभी हो जाती है ना गलतियां, उस तरीके से हुई है, तो आप केवल वार्निंग देके छोड़ दो, ये हमने देखा था पिछली बार। तो अगर वैसा आपने वार्निंग भी दे दी उसके बाद भी, और अगर आप जानते हो, अगर राजा गेट्स टू नो कि हाँ ये जो इशू है वो जानबूझकर किया गया है लॉस करवाने के लिए या अपना फायदा करवाने के लिए, तो उसने क्या करना चाहिए, वो जो अधिकारी है उससे, उसके घर वालों से, उसके साथ जो सहकर्मचारी है, उन सब से इस जो भी जितना भी लॉस हुआ हो वो दंड के साथ रिकवर करना है, ठीक है। तो आपके साथ जितने भी कॉम्प्लिसिट थे या नहीं थे, पर क्योंकि वो आपके साथ काम कर रहे हैं एंड देयर इज एन इशू व्हिच हैज कॉज्ड लॉस टू योर ट्रेजरी, आपको उनसे वो रिकवर करना है। इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। अगर गलती से हो गया हो तो चलो कोई बात नहीं, यू कैन स्टिल warn once and let go, but otherwise आपको इन सबसे रिकवर करना है। You have the right to recover it from your family members of that अधिकारी, because अगर फायदा हुआ है तो भी वो सबको हुआ है ना। और जनरली ऐसे कुछ जो फ्रॉड्स होते हैं वो अकेले नहीं होते, people are complicit in that। जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको पता होता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उनको पता नहीं है, उसके बिना आपके बुक्स में गलती हो गई। बाकी चीजें हो सकती है बट बुक्स में गलती होना किसी को ना पता चले, या अनलेस एंड अनटिल पीपल आर कॉम्प्लिसिट, हो नहीं सकता। इसलिए इसका जो ओनस है कि रिकवरी का जो ओनस है, एंश्योरिंग कि द लॉस इज मेड गुड, वो सब पर आता है। तो इन सब से आपको राजा रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके आगे वो 354 डेज वाला तो मैंने कर दिया। अच्छा, इसके अलावा एज ऑलवेज चाणक्य कहते हैं कि ठीक है अकाउंटेंट्स अपना काम कर रहे हैं, पर राजा को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो अकाउंटेंट्स हैं, जो भी स्पेशली जो सीनियर ऑफिसर्स हैं पूरम जी कह रहे हैं कि समथिंग लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन इन करंट नेशनल हेराल्ड एंड अदर केसेस। ऑफ कोर्स आप देखिए कोई भी करप्शन का केस हो ना, वो सिंगुलर इंसान इन्वॉल्व नहीं होता, वो सब लोग ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि नहीं तो वो बात छुप ही नहीं सकती है ना कोई तो वो बुक्स चेक करता है ना अपने, या तो ऑडिटिंग सिस्टम भी ये सब होगा, उसका मतलब जितने भी लोग हैं सबके सब जब तक इन्वॉल्व ना हो, सबकी कॉम्प्लिसिटी से जब तक ही ना हुआ, तब तक कोई बड़ा स्कैंडल या स्कैम नहीं हो सकता। एंड इट वाज अंडरस्टूड इवन देन। इसलिए ओनर सब पे था, या तो आप स्वयं आके बोलो, राजा को रिपोर्ट करो, तो आप उससे बच पाओगे, या आप अगर नहीं ऐसा करते हो तो यू पे फॉर इट। वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा, तो फिर राजा क्या कहते हैं कि जितने भी ऑफिसर्स हैं, स्पेशली ये अकाउंटिंग हेड्स जितने भी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स में भी हैं, जो कि गांव में जो छोटे छोटे मेन राज्य के छोटे छोटे जगहों पर है, उन सब पर आप अपसर्प मतलब जो स्पाइज है उनके द्वारा दृष्टि रखो, और ये भी इंश्योर करो कि अच्छा आपने किसी को नियुक्त तो कर दिया, आपको लगता है कि दैट पर्सन इज केपेबल, पर क्या वो सारे जो रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो जानते हैं क्या, जो सारे कस्टम्स वहां फॉलो होते हैं
लोगों की जिस तरीके से रहने की रीत है, which has an implication then on how do you collect tax, how do you apply tax, किसको जाने दो किसको ना दो वगैरह वगैरह, कौन से फेस्टिवल्स वहां आते हैं, उस हिसाब से थिंग्स विल चेंज। तो ये सब वो जानते हैं कि नहीं, तो इस सब के लिए भी ऑलवेज एंश्योर कि आपके जो स्पाइस है वो इन सब बातों का ध्यान रखें कि जो भी लोग हैं, एक सेकेंड दो यार, सॉरी, हाँ, कि जो भी लोग हैं वो सब जो है वो क्या कहते हैं, हाँ, कि वो स्पाइस के द्वारा आप ये ध्यान रख सको कि जितने भी लोग हैं वो सब अपना काम सही से जानते हैं, अपना काम सही से करते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर क्या, हाँ, फिर राजा जो चाणक्य कहते हैं कि कुछ कुछ जो ये जो ऑफिसर्स हैं उन पे आपने क्यों ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक तो है कि अज्ञान हो, दूसरा है कि उनकी वृत्ति के कारण वो राजकोष को नुकसान पहुंचा रहे। ऐसी कौन सी वृत्तियां हैं जिससे राजकोष को नुकसान पहुंच सके, तो वील रीड दैट पार्ट, ठीक है। तो हम है पेज नंबर 113 पर, और 113 में है हम श्लोक नंबर 11। उसमें वो कहते हैं उत्थान क्लेश असहत्वात् आलस्येन शब्द आदिषु इंद्रियार्थेषु प्रमादे। उत्थान मतलब हमने देखा है, उत्थान मतलब एंटरप्राइज, मेहनत, ठीक है। उत्थान क्लेश असहत्वात् आलस्येन, आलस के कारण, किसी की बहुत आलसी प्रवृत्ति है उसके कारण वो मेहनत नहीं कर सकता, जो क्लेश है मेहनत करने का जो क्लेश है वो सहन नहीं कर सकता। इसके कारण क्या होगा, वो इन चीजों में शॉर्टकट ले सकते हैं, जो अकाउंटिंग प्रोसेस जो है इसमें शॉर्टकट ले सकते हैं। अकाउंटिंग ऐसा है काम which needs you to be very very क्या कहते हैं, डिटेल्ड ओरिएंटेड एंड वेरी वेरी डिलिजेंट अबाउट व्हाट यू डू। तो अगर ऐसा नहीं होगा, जो आलस में, जो बंदे में बहुत आलस है वो क्या करेगा, शॉर्टकट्स लेगा, जो इवेंचुअली आपके राजकोष को हानि पहुंचा सकता है। दूसरा, शब्द आदिशु इंद्रियार्थेषु प्रमादे, इंडल्जेंस इन योर इंद्रिय, कि बहुत ज्यादा किसी चीज की से तलब लगती हो, दारू में पड़ा हो, लड़कियों में पड़ा हो, ऐसे कोई प्रमाद के कारण भी वो इवेंचुअली ऐसा कोई कार्य कर सकता है, राजकोष से धन लेकर अपने ऊपर व्यय कर सकता है, तो इस प्रमाद के कारण भी वो आपके राजकोष को नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा, बेसिकली वो कह रहे हैं इसलिए जो आपके स्पाइस है उसके द्वारा आप ध्यान रखो, ऐसी कोई प्रवृत्तियां तो आपके जो अकाउंटेंट्स है उसमें नहीं दिख रही है, ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। फिर संक्रोश अधर्मात् अनर्थ भी उभयेन, तो वो कहते हैं कि अनर्थ भीरु भयेन, अनर्थ भीरु भयेन, वो कहते हैं कुछ कुछ लोग ना बहुत ज्यादा डरपोक होते हैं, वो उनके मन में हमेशा ही चल रहा है कि अरे मैं कुछ कर दूंगा, कहीं मेरे पे कोई नाम तो नहीं आ जाएगा, कहीं कोई मुझ पे एलिगेशन तो नहीं कर देगा, ठीक है। इन अ वे इट इज गुड अगर आप उससे सही काम कर रहे हो, पर आप हमेशा इतने ज्यादा डर में रहते हो कि कई बार आपको जो रिस्क लेना चाहिए आप वो रिस्क ही नहीं लेते, और रिस्क ना लेने के कारण, डर के कारण कि अरे बाप रे कोई मुझ पर तो कुछ नहीं कहेगा, इसके कारण भी राजकोष को हानि हो सकती है, तो दैट इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक। फिर कार्यार्थीषु अनुग्रह बुद्धि कामेन, किसी से लगता है अरे मैं तो अकाउंटेंट हूँ, मेरे हाथ में राजकोष संभालने का है, मैं पैसा कलेक्ट करता हूँ, सारा कर मेरे पास आता है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम बढ़े, मुझे रिस्पेक्ट मिले, जो भी कुछ है, मुझे आई हैव दैट डिजायर, आई हैव दैट कामना कि मैं अच्छा बनूं, बिकॉज आई हैव द रिसोर्सेज एट हैंड, है ना। तो वो क्या कहेंगे, वो क्या कर सकते हैं कि अपने पास कोई भी मांगने आए, ठीक है, कोई आपके पास मांगने आ रहे यार तेरे पास तो है, मुझे दे दे, मुझे जरूरत है, जो भी, तो उस पर अनुग्रह करने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए वो जो राजकोष है उसका उपयोग कर सकते हैं।
इससे भी राजकोष को हानि पहुंच सकती है। फिर और क्या, हिंसा बुद्धि ही कोपेन, कोई ऐसा हो कि उसे बहुत बात बात पर गुस्सा आ जाता है, तो ऐसे बहुत गुस्सा आने के कारण वो किसी का नुकसान भी कर सकता है, इसमें भी वो राजकोष को हानि कर सकता है, तो उससे भी आपको ध्यान रखना है। फिर विद्या द्रव्य वल्लभाश्रया दर्पेण, कुछ कुछ लोग एकदम दर्प में भर जाते हैं, घमंड में भर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये या तो उनको लगता है कि मेरे पास बहुत विद्या है, या उनको लगता है आई हैव द होल राजकोष एट माय डिस्पोजल, या फिर उनको लगता है मैं तो राजा का बहुत खासम खास हूँ, ठीक है, जानता हूँ मैं कौन हूँ। वो जो हम जानते हैं ना कि जो आईएएस के जो रिलेटिव्स होते हैं, जो कुटुंबी, वो लोग मेरे जानते हैं कि मैं कौन हूँ, एंड दे टेक एडवांटेज ऑफ द रिलेशनशिप दैट दे शेयर विद दैट पर्सन। और अगर वो जो बंदा है, जो अकाउंटेंट है, वो भी घमंड के कारण कह रहा है हाँ मेरा तो ऐसा है, या तो वो स्वयं ऐसा कार्य करे या अपने साथ वालों को भी करने दे कि भाई हाँ भाई इनके, हम तो हमारे लोगों को चलने देते हैं। दैट प्राइड दैट आई हैव ऑल दिस एट माय डिस्पोजल, द प्राइड दैट मेरा तो कनेक्शन है, मैं चाहूँ तो राजा से ही काम करवा सकती हूँ, है ना, इससे भी वो राजकोष को हानि पहुंचा सकते हैं। और लास्ट में वो कहता है तुला मान तर्क गणिकांतरो उपधा लोभेन, उपधात लोभेन, ग्रीड के कारण वो क्या कर सकता है कि या तो वो ब्राइब्स लेगा, या फिर तोल माप, इसमें कुछ ना कुछ गलती कर सकता है कि वजन ज्यादा बढ़ाएगा, चीजें कम देगा, और जो बाकी है वो खुद के इसमें रख लेगा, है ना। तो जो लोभ है उसके कारण भी राजकोष को हानि पहुंच सकती है। तो एक राजा का ये काम है कि वो स्पाइस के द्वारा लोगों की वृत्तियों का भी जांच रखे, क्योंकि लोग जिस तरीके से व्यवहार करते हैं वो उनकी वृत्तियों पर भी डिपेंडेंट होता है ना, वो उनकी वृत्तियों पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके का व्यवहार किस परिस्थिति में ले सकते हैं। इसलिए इन सब से भी एक राजा को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी वृत्तियां जिसमें हो, या तो उसको संयम में रखे, या तो उसको ऐसा रोल ना दे, ठीक है। तो ये सारी चीजों का भी ध्यान राजा को रखना है। और बेसिकली इतना लंबा वो बता रहे हैं कि इन सारी चीजों से चाणक्य बता रहे हैं कि राजकोष को हानि पहुंच सकती है। फिर इसके आगे वो जनरली जैसा हमने अर्थशास्त्र में देखा है ना कि वो कंपैरिजन देंगे कि अच्छा जो राजकोष को नुकसान पहुंचा रहा है कोई भी कारण, तो उसको आपको दंड तो देना है, उससे आपको रिकवरी तो करनी है। तो आप रिकवरी कैसे करते हो? हाउ मच शुड बी द फाइन लेवी, ठीक है। तो कोई कहते हैं कि मनु के जो अनुयायी हैं वो कहते हैं कि जितना नुकसान हुआ है एग्जैक्टली उतना ही आपको वापस लेना है। बृहस्पत्य, जो बृहस्पति स्कूल को मानने वाले लोग हैं, उनके जो अनुयायी है वो कहते हैं कि नहीं, आपको 10 गुना 10 टाइम्स, आपका अगर 100 रुपए का नुकसान हुआ है तो 10 गुना 1000 रुपए आपने उनसे रिकवर करने चाहिए। उसी तरीके से कोई और कहते हैं कि पराशर के जो अनुयायी है वो कहते हैं नहीं, आपको 8 गुना रिकवर करना है। कौटिल्य as he always says, क्या कहेंगे? Any guesses? What do you expect Chanakya to say? As per the magnitude of the crime. Fantastic. रोहित अब समझ गए चाणक्य को। I think हम सब धीरे धीरे समझ रहे हैं। यथा अपराधम इति कौटिल्य, यथा अपराधम, जैसा अपराध है उसके बेसिस पर आप डिसाइड करो कि आपको कितना दंड उनसे वसूल करना है, ठीक है। तो as Rohit said, whatever is the magnitude of the अपराध, accordingly you decide, ठीक है। अच्छा, आगे जाके कौटिल्य being कौटिल्य वो इतने सारे एग्जाम्पल्स देते हैं कि किससे कितना नुकसान हो सकता है, एंड ही एक्चुअली गोज इनटू सेइंग अगर इस टाइप का अपराध हो तो आप इतना गुना फाइन कलेक्ट करो, अगर इतना ही अपराध हो तो आप इतना गुना फाइन कलेक्ट करो, अगर ऑफिसर से गलती हो गई है तो इतना गुना आप फाइन कलेक्ट करो, अगर वर्कर से गलती हो गई है तो आप इतना गुना फाइन करो। तो इतने हद के डिटेल्स तक वो जा रहे हैं, ठीक है। एंड यू विल सी दिस अक्रॉस अर्थशास्त्र, तो हम वो उतने डिटेल में नहीं देखेंगे। What I will highlight is the interesting categories of crime तो नहीं, but interesting categories of frauds या interesting तरीके जिससे
कोष को हानि पहुंचाने का काम लोग करते हैं, या गोइंग फॉरवर्ड आके जाके भी कुछ कुछ क्रिमिनल्स, क्राइम्स, कॉन्विक्शंस जो भी होगा, वो सबका जो की हाइलाइट्स हैं, जो इंटरेस्टिंग वाले, वो सारे मैं लूंगी। पर उसका दंड कितना है वो नहीं लूंगी। अगर वो दंड में कुछ इंटरेस्टिंग है तो वील डिस्कस दैट, बिकॉज नहीं तो वो बहुत बहुत ज्यादा डिटेल में, ठीक है। एनीवे, सो हाँ, कौटिल्य सेज यथा अपराधम इति, यथा अपराधम, उतना आपको दंड करना है जैसा आपका अपराध है। अच्छा, फिर 17-18 में ये है, 17 से गाण निक्यानि आषाढ़िम आगच्छेयुः। जैसे हमने कहा था आगच्छेयुः शुड कम, आषाढ़िम आषाढ़ में, किसने, गाणनिक, गाणनिकानि, गाणनिका जो गणना करते हैं, जो अकाउंटेंट्स है ना, ये सारे अकाउंटेंट्स हैं जो बुक्स रखते हैं, जो कलेक्टर ऑफिस में सबके साथ काम कर रहे हैं, वो जो अकाउंटेंट्स है, आगच्छेयुः शुड कम व्हेन आषाढ़। व्हाई आषाढ़? बिकॉज़ आषाढ़ इज द क्लोजिंग, जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो आषाढ़ में उन्होंने सारे अपने बुक्स लेकर, साथ ही जो भी कलेक्शंस हुए, टैक्स वैक्स के जो भी कलेक्शंस हुए, वो सब लेकर आपको जो मेन हेडक्वार्टर्स है वहां पर आना है, ठीक है। वहां मेन हेडक्वार्टर्स में आके क्या होगा, वहां पर जो ऑफिसर्स हैं वो सारी चीजों का चेकिंग करेंगे। आपने कितनी इनकम बताई है, आपने कितना एक्सपेंडिचर बताया है, आप कितने बैलेंस की बात कर रहे हैं, आपके डिटेल्स कितने हैं, वगैरह वगैरह, कितना जो रेवेन्यू है जो आपको लेना था, कितना आपने ले लिया है, कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना अभी रियलाइज ही नहीं हुआ है, ठीक है। ये सब चीजों का चेकिंग होगा, क्रॉस चेकिंग होगा, टैलिंग होगा, ठीक है। उसके बाद आपसे वो जो कलेक्शंस है वो लिया जाएगा और राजकीय कोष जो है, ट्रेजरी है, उसमें वो डाला जाएगा। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है उसमें, जो नेक्स्ट श्लोक है उसमें लिखा है आगता नाम समुद्र पुस्त भांड नोविकान एकत्र संभाष अवरोध, संभाष अवरोध कार्य। वो कहते हैं कि जब तक ये टैलिंग हो ना जाए, जब तक हरेक से जो भी उनसे टैक्स जो कलेक्शंस है वो लेकर आपके कोष में ना डाले जाए, तब तक आप क्या करो, द accountants are not supposed to speak to each other. वो लोग एक दूसरे से बात करके, मेरा थोड़ा कम है, तेरा थोड़ा ज्यादा हो रहा है, चलो अपन निपटा लेते हैं, अपन दोनों मिलके झोल कर लेते हैं, नहीं, हम दोनों के बीच ही हम कुछ सेटलिंग कर देते हैं। सो नो टॉक अलाउड, उन लोगों के बीच कन्वर्सेशन, संभाषण पर ही, संभाषण इटसेल्फ इज नॉट अलाउड बिटवीन देम, ठीक है। जो अकाउंटेंट्स आ गए, टिल एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, टिल ऑल द रिकंसिलिएशन, टैलिंग, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद ही वो एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। फिर जैसे मैंने कहा, वो बैलेंस वो सब देखते हैं, और फिर अगर वो बैलेंस आपका जो है, अगर आपने इनकम ज्यादा दिखाई है, एक्सपेंडिचर कम दिखाया है, टू शो इन द बुक्स कि आपने, हाँ, बहुत आपका बैलेंस अच्छा है, आपने बहुत अच्छा फायदा करा दिया है राजा को, परंतु आप जो पैसे लेकर आए हैं वो उससे कम है, तो आपको ऑब्वियसली सजा होगी, ठीक है। यू हैव टू पे फाइन, व्हिच ही सेज 8 गुना, 8 गुना लेनी है, अगर इस टाइप का डिस्क्रिपेंसी होता है। या फिर द अदर वे राउंड, आपने जितना बैलेंस होना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर था, उससे ज्यादा आप दिखा रहे हो, एंड यू डोंट हैव एनी प्रूफ्स टू सपोर्ट इट, तो आपने क्या किया, राजकोष को हानि किया, है ना। तो वो भी आपको इंश्योर करना है कि आप ना हो, नहीं तो क्या होगा, जो बैलेंस है, जो आपने कम दिखाया, जो होना चाहिए उससे, उसका भी आपको 8 गुना भरना पड़ेगा, जो भी आपके बुक पे है। तो बुक्स में डिस्क्रिपेंसी भी नहीं होनी चाहिए आपको। अच्छा, उसके अलावा जैसे कहा था उन्होंने कि आषाढ़िम आगच्छेयुः, सबको आषाढ़ में आना है। जो ऑफिसर्स हैं, जो अकाउंटेंट्स हैं, वो ना आए आषाढ़ में, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, उनके लिए वो कहते हैं कि आपको 1 महीना रुकना चाहिए, उसके बाद भी नहीं आए तो आप यू गेट अ सीरियस पेनल्टी। या कुछ का कैसा है कि वो आ तो जाते हैं, कलेक्शन भी दे जाते हैं, बट नॉट एवरीथिंग इज गिवन, नॉट एवरीथिंग इज सेटल्ड, तो उनको भी आप कुछ समय दो, और वो कुछ समय तक अगर ना आए तो देन यू पुट फाइन ऑन देम, ठीक है। तो ये सारे रूल्स रेगुलेशंस भी है। एक चीज वो क्या कह रहे हैं, द 1 and 24, कार्मिके च उपस्थिते कारणिकस्य अप्रतिवघ्नतः पूर्वः साहसदंड। सपोज जो कर्मचारी है ना, जो
अकाउंटेंट है, वो तो आ गए हैं, परंतु आपके जो हेडक्वार्टर्स में ऑफिसर्स हैं वो तैयार ही नहीं अभी आपके अकाउंट्स टैली करने के लिए, ठीक है, जिस टाइम पे होना चाहिए। तब भी वो जो अकाउंटेंट्स हैं जो आपके हेडक्वार्टर्स में है, वो आर नॉट टेंडिंग टू द पीपल हु कम, जो ऑफिसर्स उनको टेंड नहीं कर रहे, कोई भी कारण से उनको भी दंड होगा। या तो अदर वे राउंड, अकाउंट जो ऑफिसर्स है वो तैयार है, परंतु अकाउंटेंट्स है वो कुछ आनाकानी कर रहे हैं अपना रिपोर्ट्स रिकॉर्ड्स दिखाने में, या जिस समय दिखाना चाहिए वहां नहीं दिखा रहे, उन सारे केसेस। सो बेसिकली डिसिप्लिनरी एक्शन भी है, एक फाइन, एक आप पे पेनल्टी फाइन लगती है जब आपके रिकॉर्ड जो अकाउंट्स है वो मैच नहीं कर रहे, ठीक है, उसमें कुछ घपला हुआ है, तब तो आपको फाइन लगनी है। परंतु अगर आपकी बिहेवियर, आपकी व्यवहार, आपकी डिसिप्लिन में प्रॉब्लम है, तब भी आपको पनिशमेंट मिलेगा, पनिशमेंट इन द रूप ऑफ फाइन, ठीक है, कि आपका यू हैव टू बी डिसिप्लिन इवन इन दैट यूज, जो आज भी होता है ना, आज भी हमारे ऑफिसेज में देयर आर डिसिप्लिनरी एक्शंस व्हेन सर्टेन थिंग्स, व्हेन सर्टेन कोड्स ऑफ कंडक्ट आर नॉट फॉलोड। तो उस समय भी ऐसा था, देयर आर सर्टेन एक्सपेक्टेशंस कि आपको इस डिसिप्लिन से आना है, रहना है, करना है, अगर वो नहीं है, इस टाइम पे आना है, तभी भी आपको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ही सेज। फिर और क्या, हाँ, फिर वो बैलेंसिंग तो मैंने कहा कि उन्होंने जो दिनांक है उस सब का, कि कौन कब आया, कब गया, कौन से डेट पे कौन लेके आया, किसने लाया, वगैरह वगैरह, वो सारे डिटेल्स, जो ट्रांजैक्शंस, हर एक ट्रांजैक्शंस का डेट वाइज डिटेल्स आपके रिकॉर्ड बुक्स में होना चाहिए। और आप जब मैच करते हो, टैली करते हो, तो ऑल दोज शुड मीट, ऑल दोज शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है। तो वो उसका उन्होंने डिटेल्स दिया है। फिर अगर आपके पनिशमेंट्स की तो मैंने बात कही कि अगर मिस अप्रोप्रिएट, मिसयूज करते हैं आप, तो वो नेक्स्ट वाले चैप्टर में और वो डिटेल में है, तो वो हम उसमें देखेंगे। बट बेसिकली इफ यू मिसयूज, misrepresent the funds of the treasury, or you commit some fraud in the book itself in keeping the accounts, तो भी आपको पनिशमेंट मिलना है, ठीक है। तो ये सारा है, तो बेसिकली उनको क्या काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और नहीं करने पे क्या बैकफायर होगा, क्या उसका पेनल्टी होगा, ये हमने इस चैप्टर में देखा। इसका भी जो लास्ट श्लोक है वो पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 116 पर। Again, Chanakya being Chanakya, he's also very, very practical about some of these things. So he says, अपराधम सहेत अल्पम तुष्येत अल्पम अपि चोदये महाउपकारम च अध्यक्षम प्रग्रहेण अभिपूजयेत। He says, छोटी छोटी चीजें अगर हो गई ना, doesn't matter, because sometimes the cost of the punishment is more than actual nuksan that the coach has had to see, right? तो आप अगर छोटे छोटे कई बार हो ना, तो आप देखो कई बार लोग कहते हैं कि हाँ थोड़ा थोड़ा करप्शन हो, जब तक काम हो रहा है तब तक यू अलाउ दैट मच। अगर काम ढंग से हो रहा है तो आप थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाता है तो आप चला लो, क्योंकि कई बार आप अगर बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाते हो ना, तो आपका काम ही नहीं होगा। फिर वो जो एक नहीं हमने कभी देखा कि वो भय के कारण जो रिस्क लेने का काम भी लोग नहीं करेंगे, भय के कारण प्रैक्टिकल बनने का काम भी लोग नहीं करेंगे जो होना चाहिए। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो डजंट मैटर, परंतु ऐसे जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने आपके राजकोष को बहुत अच्छा फायदा किया है, बी श्योर टू रिकॉग्नाइज देम, उन पर आप अनुग्रह रखो, बी श्योर टू रिकॉग्नाइज देम, बी श्योर टू क्या कहते हैं कि उनको जो भी आप गिफ्ट्स दो, जो भी दो, आप प्रमोशन दो, जो भी करो, वो आप उनको डेफिनेटली रिकॉग्नाइज टैलेंट, स्पेशली दोस्त जिन्होंने आपके कोच की वृद्धि की है। और थोड़ा बहुत हो तो जाने दो, डोंट मेक अ बिग डील आउट ऑफ सम ऑफ दी स्मॉल थिंग्स, ठीक है। चाणक्य being चाणक्य, it always ends on practicality in spite of having इतना लॉन्ग लिस्ट ऑफ दंड। इनफैक्ट नेक्स्ट चैप्टर में तो वो और भी है कि अच्छा ऐसे कितने कितने प्रकार के फ्रॉड्स हो सकते हैं, वो भी उन्होंने दिया हुआ है। ऑफ कोर्स वी वोंट गो इनटू सारे डिटेल्स नहीं जाएंगे, पर उन्होंने दिया है उस लेवल का डिटेल सारा है कि 40 प्रकार के फ्रॉड्स बुक कीपिंग में हो सकते हैं, जिसके बारे में बता दें। बट एनीवेज, इसके साथ हमारा 7वां चैप्टर भी खत्म होता है। अब बताइए, अब एनी थॉट्स, एनी कमेंट्स, किसी को कुछ कहना है? एनीथिंग एट ऑल?
नथिंग। क्या करें, अगला चैप्टर शुरू करें या 10 मिनट है हमारे पास अभी भी? ओके, मे बी वन सेकंड। तो जो 8वां चैप्टर है ना, 8वें चैप्टर का नाम ही है कि अध्यक्षों के द्वारा अप्रत धन का प्रत्यानयन। कि अगर फ्रॉड हुआ है, मिसअप्रोप्रिएट हुए हैं फंड्स, तो उनको आप रिकवर कैसे करो? रिकवर कैसे करो? दंड, जो आपकी पेनल्टीज हैं वो लगा के, फाइन्स लगा के करो। इसलिए वो और एकदम डिटेल में, जो मैं कह रही थी अभी तक, ही वाज अगर ऐसे ऐसे करते हैं तो आप दंड दो, जनरली इतना दंड दो। अब उसके सारे डिटेल्स में हो जाए, ठीक है? तो हम सारा डिटेल नहीं देखेंगे, पर वील सी सम ऑफ इट। 10 मिनट है ना, आई थिंक थोड़ा बहुत ले सकते, ठीक है? ठीक है, तो अगले चैप्टर में वो 2 चीजें बता रहे हैं। एक तो जो सबसे पहला, सो लेट्स स्टार्ट विद लिटिल बिट ऑफ रीडिंग। तो 117वां 117th पेज पर 8वां अध्याय, अध्यक्षों द्वारा अप्रत धन का प्रत्यानयन। दिस इज द चैप्टर नेम। द फर्स्ट श्लोक इज कोश पूर्वाः सर्वारंभाः, सर्व आरंभाः कोश पूर्वाः, तस्मात् पूर्वम कोशम अवेक्षे। कोई भी काम आप शुरू करो, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। पैसा के बिना कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है? वेरी क्लियर, भी हम सब जानते हैं। कोई भी हम बड़ा प्रोजेक्ट ले, उसके लिए सबसे पहले उसकी फाइनेंसिंग ढूंढनी पड़ती है। जब फाइनेंसिंग हो जाए या एटलीस्ट उसका कंफर्मेशन आ जाए, तो उसके पश्चात ही काम शुरू होता है ना? तो चाणक्य कहते हैं सर्वारंभ, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले आपको उसका जो मूल है वो क्या है? कोश है। आपके पास वो रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक है? उसको फाइंड करने। इसीलिए आपके जो रिसोर्सेज है, आपकी जो ट्रेजरी है, उसका ध्यान रखना तो अत्यंत आवश्यक है। और किस किस तरीके से वो कहते हैं कि कोश वृद्धि हो सकती है। तो कोश वृद्धि किस तरीके से हो सकती है? कि वो कहते हैं पहला तो है प्रचार समृद्धि। अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेने से जिससे धन की वृद्धि हो, ठीक है? ऑल एक्टिविटीज दैट लीड टू प्रॉस्पेरिटी, ऑल एंटरप्राइज वगैरह, ऑल एक्टिविटीज, बिजनेस, ट्रेड वगैरह वगैरह, ये सब आपको करना है। चरित्र अनुग्रह, जो अलग अलग किस्म के कस्टम्स वगैरह होंगे, उनको आपको पैट्रनेज देना है। आपके यहाँ जो आर्ट होगा, जो कस्टम्स होगा, वो सब चल रहा है, दे ऑल इवेंचुअली जनरेट मनी, तो वो आपको करना है। चोर निग्रह, चोर निग्रह, ऑफ कोर्स आपके यहाँ डाकू चोर लुटेरे होंगे, तो क्या होगा? आपके कोष की कभी वृद्धि नहीं होगी, है ना? क्योंकि जो इनकम जो वो लोगों से चोर कर ले जाएंगे, उतना आपको जो उस पे जो कर वर मिलने वाला था, वो सब चला जाएगा। इन जनरल योर प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन सफर्स, राइट? अगर बहुत ज्यादा चोर लुटेरे होंगे, तो चोर निग्रह इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर द किंग। इसको मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। युक्त प्रतिषेध, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। युक्त मतलब जो ऑफिसर्स हैं, प्रतिषेध कंट्रोलिंग योर ऑफिसर्स एंड योर मिनिस्टर्स। देखिए, आज भी स्कैंडल, स्कैम करने वाले या लोगों से ब्राइब लेने वाले, हम जानते हैं कि जो अनिल देशमुख वगैरह का जो सब चल रहा है महाराष्ट्र में, क्या था? हफ्ता वसूली, है ना? ये सब चलता था। कौन करता है ये हफ्ता वसूली? जिनके पास पावर है। या तो माफिया करेगा, या तो पॉलिटिशियंस ही करेंगे, या पुलिस वाले ही करेंगे, है ना? क्योंकि उनके पास पावर है, और क्योंकि उनके पास पावर है लोगों को नुकसान पहुंचा सकने का, इसलिए लोग भी हैव टू कंप्लाई, पीपल हैव टू कंप्लाई, है ना? तो वो कहते हैं कोष वृद्धि के लिए चोर निग्रह तो है, पर आपको ऑफिसर्स का प्रतिषेध करना भी आवश्यक है। एंश्योर दे डोंट गो ओवरबोर्ड, तो आपके ऑफिसर्स को भी कंट्रोल में रखना है। सस्य संपत्ति, सस्य मतलब योर झाड़, पान, खेत, एवरीथिंग। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है, स्पेशली खाने पीने, धन धान्य वाले, उसकी संपत्ति को भी आपको प्रोटेक्ट करना है, इंश्योर करना है कि वो भी बढ़ती रहे, बिकॉज दैट इज ऑल्सो योर कोश, ठीक है? फिर पण्य बहुल्यम, पण्य मतलब दुकानें, या दुकानों में जो वस्तुएं रखी जाती है ना? पण्य बहुल्यम, तो बहुत सारे शॉप्स होने चाहिए, ट्रेडिंग होना चाहिए, वस्तुएं होनी चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए,
So you have to ensure that also you encourage these things, you encourage activity, you encourage industry, you encourage production, you encourage trade, ठीक है, you encourage shopkeepers, वाणिज्य वगैरह वगैरह, ये सब, all this will lead to your कोश वृद्धि. फिर उपसर्ग प्रमोक्ष. उपसर्ग is troubles. Troubles could be natural, troubles could be man-made, could be anything, है ना? It could be आप पर कोई आक्रमण कर रहा है, या आपके अंदर से कोई विद्रोह कर रहा है, या कोई नेचुरल, जैसे कोविड जैसी नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, तो उस सब का ध्यान रखना, मैनेज करना, अच्छे से मैनेज करना, ये भी राजा का काम है. अगर आप उसको नहीं मैनेज करोगे तो भी आपके कोश की वृद्धि नहीं होगी. इसलिए इन चीजों को सही से मैनेज करने से कोश की वृद्धि होगी. फिर परिहार क्षय. अच्छा, परिहार हमने पिछली बार देखा था, अनुग्रह परिहार, कि आप कुछ कुछ एग्जेम्पशंस दो, है ना, कि आप जो आपके सिटीजन है उनको काम करने में एग्जेम्पशंस दो, इंडस्ट्री एग्जेम्पशंस दो, ट्रेड एग्जेम्पशंस दो, वगैरह वगैरह. पर वो इतने नहीं होने चाहिए कि आपकी कोश में वो सॉरी कि आपके कोश को वो खा जाए. आपके कोश को, उसको फ्यूचर में आगे चल के फायदा होना चाहिए. अगर आपके एग्जेम्पशंस या आपके टैक्स एग्जेम्पशंस जो भी कुछ है वो ऐसे हैं कि आपके कोश को नुकसान करने लगे, तो वैसा नहीं होना चाहिए. इसलिए अगर आपके बहुत सारे ऐसे एग्जेम्पशंस है तो उसको भी आपको कम करना चाहिए, ठीक है, टू एंश्योर दैट ओनली द डिजर्विंग पार्ट सेक्टर्स गेट द राइट काइंड ऑफ एग्जेम्पशंस. तो बहुत सारे एग्जेम्पशंस है उसको भी कम करो. तो परिहार क्षय, reduce that expenses, क्योंकि तो ही आपका इनकम भी बढ़ेगा. You will, जो कहता है ना कि टैक्स ब्रैकेट को बढ़ाओ, ये टैक्स आप कैसे बढ़ाओगे, या तो जितने लोग, जितना आपका है टैक्स पूल उस पे परसेंटेज बढ़ाओ, या तो उन सबका वेल्थ बढ़ाओ, या फिर आपका टैक्स ब्रैकेट बढ़ाओ, है ना. टैक्स ब्रैकेट आप कैसे बढ़ाओगे, इनकम लिमिट्स इंक्रीज करोगे इनकम के वगैरह. सो बेसिकली द सेम टास्क, सेम काइंड्स ऑफ स्ट्रेटजीज आर यूज्ड हियर एज वेल, ठीक है. तो परिहार क्षय, एग्जेम्पशंस कम करो. हिरण्य उपायन, सोना है, वेल्थ है, सोना है, मणि है, प्रेशियस स्टोन्स है वगैरह, इनको भी आप कलेक्ट करिए क्योंकि ये भी आपका वेल्थ है. तो बाय इंक्रीजिंग दैट, बाय इंश्योरिंग इनका संग्रह करना, इससे भी आपका वेल्थ बढ़ेगा. तो इन सब चीजों से कोश की वृद्धि होती है, ठीक है. दिस इज वन थिंग व्हिच इज. अब कोश का जो क्षय है, कोश का जो नुकसान है, वो कैसे होता है, तो उसके लिए वो कहते हैं श्लोक नंबर 4, उस पे है प्रतिबंध प्रयोगो व्यवहारो अवस्तार परिहापण उपभोग परिवर्तन अपहारश्च इति कोश क्षयः. कोश का क्षय होता है इन चीजों से. नाउ ये चीजें कौन सी है, वी जस्ट क्विकली सी दैट. तो प्रतिबंध, प्रतिबंध मतलब क्या, प्रतिबंध का उन्होंने ये दिया हुआ है, सिद्धानाम असाधनम अनवतारणम अप्रवेशनम च प्रतिबंध. इसका अर्थ क्या, सिद्धानाम असाधनम, जो चीज आपको करनी चाहिए थी वो आपने नहीं करी, जो आपको जो भी प्रोजेक्ट करना चाहिए था जिससे आपका रेवेन्यू जनरेट होता वो आपने नहीं करा, दैट इज वन. सेकेंड, अवतारणम. अवतारणम का अर्थ कि आपने काम करा तो सही, आपने प्रोजेक्ट करा तो सही, पर उसका जो फल आपको मिलना था वो आपको नहीं मिला, ठीक है. तीसरा, आपको शायद फल भी मिल गया हो, बट फॉर वट एवर रीजन आपने जो एक्चुअल कलेक्शन है वो ट्रेजरी में नहीं डाला. तो ट्रेजरी का तो आपका कोश की तो वृद्धि तभी होगी ना जब एक्चुअल रियलाइजेशन उस तक पहुंचे. अगर वो ही नहीं हुआ तो कोश की वृद्धि तो नहीं होगी. तो या तो आपको जो काम करना चाहिए वो नहीं करा, या फिर काम करा पर उसका रिजल्ट आपको चाहिए था वैसा नहीं आया, या फिर रिजल्ट भी आया पर इवेंचुअली जो कलेक्शन है, जो पैसा है, वो आपने ट्रेजरी में नहीं पहुंचा. ये इन सारे सिनारियोज को प्रतिबंध ऐसे कहा जाएगा जिससे कोश का क्षय होगा. अच्छा, उसके बाद प्रयोग मतलब क्या, प्रयोग वो इस बात को कहते हैं कि मैं कोषाध्यक्ष हूँ, मैं ट्रेजरर हूँ, जो भी, मैं अकाउंटेंट हूँ, कोश का उपयोग मैं स्वयं के गेन के लिए करूँ. The people who are involved in managing, वो स्वयं के काम के लिए, कार्य के लिए, सिद्धि साधन के लिए राजकीय कोश है उसका उपयोग करें, उसको प्रयोग कहा जाएगा.
व्यवहार मतलब क्या, कि मैं वो कोष का उपयोग अपने किसी काम के ट्रेडिंग के लिए करूं, ठीक है, कि मुझे कोई ले बेच करना है वगैरह वगैरह, तो मैं राजकीय कोष का ही यूज उसमें करूं अपना अलग से करने के लिए, ठीक है, वो ट्रेडिंग गुड्स ट्रेडिंग के लिए। आई माइट नॉट यूज इट ऑन मी, बट आई माइट यूज इट टू डू सम ट्रेडिंग व्हिच इवेंचुअली जो उसका डिफरेंस हो वो मैं अपने पास रखूं। फिर अवस्तार मतलब जो अकाउंट्स है ना उसमें कुछ गलती की, आप गलत डेट से करो, तो जब जो डेट पर आपके पैसे आने हैं उस डेट को ही आप गलत चेंज कर दो, ठीक है, या आ गए हो ना दिखाओ, ना आ गए हो दिखाओ वगैरह वगैरह। सो समथिंग रिलेटेड टू द डेट्स ऑफ द अकाउंटिंग दैट इज टू बी डन। फिर सॉरी इंटेंशन, जो एंड डेट है कोई भी कार्य का, जो एंड डेट है आपको पता है कि 6 महीने बाद ये होगा, तो आप वो 6 महीने बाद ना रख करके आप उसको और टाइम दो, ठीक है, आपको इस साल नहीं अगले साल होगा, तो आपका कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू भी उतना डिले हो जाएगा, है ना, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, अप्रूविंग ऑफ रेवेन्यू वो डिले हो जाएगा, जो ड्यू डेट है वो आप सही से ना दिखाओगे, तो दैट इटसेल्फ देयर लीड्स टू क्षय ऑफ योर कोष। फिर परिहापणम, परिहापणम मतलब एनीथिंग दैट लीड्स टू डिक्रीज इन इनकम एंड इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, ठीक है, ऐसा कोई भी कार्य जिससे आपका जो इनकम है वो कम हो जाती है, एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, इट कुड बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग, तो दैट इज कॉल्ड परिहापणम। फिर उपभोग, एक्चुअली उपभोग जो है, उपभोग इज एक्चुअली इज सिमिलर टू प्रयोग। मुझे प्रयोग और उपभोग में एग्जैक्ट फर्क नहीं समझ आ रहा, मैं आपको अगली बार बताऊंगी, पर उपभोग का अर्थ इज बेसिकली जो मैंने प्रयोग के लिए कहा, तो दैट प्रयोग इज नॉट राइट, आई चेक ऑन प्रयोग एंड गेट बैक टू यू। उपभोग का अर्थ है कि राजा की जो संपत्ति है वो मैं अपने ऊपर खर्चा करूं, कंजम्पशन के लिए खर्चा करूं, ठीक है, तो दैट इज उपभोग। फिर परिवर्तन से राजा का कोई मणि है, राजा के कुछ आभूषण है, परिवर्तन उसमें कर दूं, आई चेंज इट, उसको अपने पास लेकर अपने पास कुछ है वो डाल दूं, द वैल्यू कुड बी डिफरेंट। आभूषण तो आभूषण है, बट इट इज नॉट द आभूषण जो राजा का ओरिजिनल होना चाहिए, मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर दूं एंड आई टेक अवे वो राजा को जो, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड परिवर्तन। उससे वो वैल्यू भी कम हो गई, द वैल्यू ऑफ द गुड डिक्रीजेस, सो ऑब्वियसली द कोष आल्सो डिक्रीजेस। एंड द लास्ट इज अपहार। अपहार इज बेसिकली फ्रॉड, जो हम एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स कहते हैं ना, एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स थ्रू सम मिस्चिफ इन योर बुक कीपिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग। Expenditure is not investment. Expenditure is expenditure. Investment will lead to income. तो वो अलग कैटेगरी में होगा। अविरल जो पूछ रहे हैं, अगर your investment is leading to income, तो वो अलग कैटेगरी हो गया, तो वो आय में हो गया, है ना। Expenditure will be जिसमें आपको कोई इनकम नहीं हो रहा है, बट जैसे एक्सपेंडिचर में भी देयर आर सम व्हिच आर करंट, जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है ना, जिसपे आपको कुछ मिलने नहीं वाला है, कि रोज का आपका जो खर्चा है, दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, दैट विल बी योर खर्चा, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू रियलाइज इट बैक कि मैं कुछ रोज का मेरा खाना है, पीना है वगैरह वगैरह, तो वो अलग कैटेगरी में होगा, ठीक है। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो होता है ना, उसका कैलकुलेशन भी कुछ और होता है। यू हैव अ जेस्टेशन पीरियड वेयर यू रियलाइज, वेयर यू टेक केयर ऑफ कि वो जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके कितने टाइम में यू विल गेट इट बैक, तो उसका कैलकुलेशन ही अलग होता है। एक्सपेंडिचर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, ठीक है। अपहार, हाँ, सो मैं कह रही थी अपहार इज बेसिकली एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, कुछ ना कुछ फ्रॉड करना इन अ वे कि आपके कुछ ना कुछ स्कैंडल करना, जिससे बेसिकली आपका जो कोष है उसमें जितना होना चाहिए वैसा ना हो, एंड दैट कुड बी डन इन मेनी वेज। चाणक्य गिव्स 40 ways of doing that, ठीक है, and that we will take up in the next class। जो 40 तरीके हैं जो बताते हैं जिससे आप अपने बुक्स को इस तरीके से दिखाओ कि जितना बेसिकली बुक्स में ऐसा कुछ करो आपके अकाउंटिंग में कि ऊपर का पैसा आप ले लो। बेसिकली कांग्रेस ने जो इतने सारे स्कैम्स किए हैं, हाफ ऑफ देम आर लाइक दैट ओनली, एम्बेजलमेंट। तो वो कैसे है, उसके 40 क्या प्रकार है, वो हम अगली बार देखते हैं, ठीक है। I think अगली बार we will finish this accounting part and start something new। ये क्योंकि अर्थशास्त्र है तो इसमें उन्होंने काफी डिटेल में दिया हुआ है अकाउंटिंग से रिलेटेड, बट एज आई सेड, reiterating कि इतना सोफिस्टिकेशन उस टाइम पे भी था,
मतलब उस टाइम पे भी अपने जैसे लोग थे, है ना, फ्रॉड और स्कैंडल और सब कुछ करने वाले, और इस सब के बारे में चाणक्य बहुत अच्छे से जानते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी तब जो थी आज उससे बदली नहीं है। तब जो टेक्निक्स यूज होती थी आज भी वही टेक्निक्स यूज होती है। बदला क्या है? टेक्नोलॉजी। बदला क्या है? स्केल जिसपे फ्रॉड्स होते हैं। बाकी वैसे का वैसे ही है। एनीवेज, जी पूनम जी बताइए। आई थिंक अभी जी चाणक्य जी ही कहा था, I cannot vouch for it because I don't remember it very clearly. मछली तालाब में रहेगी तो पानी तो पिएगी। हाँ, आगे आएगा। आप नहीं रोक सकते, जी, लेकिन पता है। मछली नुकसान कब करती है? जब वो तालाब पी ले। जी, Isn't it चाणक्य who said it? it is- आगे आएगा, आगे आएगा कि जो हमें लग रहा है जो स्कूल टाइम में कहानियां सुनी थी। कि जो मछली पानी में रहेगी वो पानी को तो पिएगी ही ना। हाँ, एब्सोल्युटली। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो हमने पहले देखा ना, इट इज रिलेटेड कि थोड़ा बहुत अगर होता है तो आप बहुत ज्यादा ये मत करो उस पर, परंतु आप ध्यान भी रखो क्योंकि ये होना ही है। तो एक राजा को बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए इस बात का, बट वो अगले चैप्टर्स में आएगा, विल डू दैट। और उसमें जो उन्होंने बताया था जब चाणक्य सीरियल आया था, उसके शुरू में जो था उसमें भी वही था कि जितने भी राजा के महल के लोग थे, चाहे वो रानी थी, राजकुमार थे, सबके जो मंत्री जाता था उसमें से एक एक काशापण कम था, लाइक 1 रुपी और समथिंग। और उसके इन्वेस्टिगेशन से इट अनलीश्ड अ होल लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर गोइंग ऑन। तो मतलब कहीं ना कहीं छोटा सा भी सुराग पकड़ के रखना पड़ता है कि वो उधर के कहां तक जाती है। और इसलिए वो कह रहे हैं आपको हर एक पर स्पाई रखना है, आपके स्पाई नेटवर्क्स पर भी स्पाई नेटवर्क रखना है, क्योंकि नहीं तो ये सारी चीजें हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो लोगों को वो भय होना चाहिए कि द बिग ब्रदर इज वॉचिंग वाला जो है ना, विद चाइना डज एक्सट्रीमली वेल। तो जब I वो know. होगा तभी लोग ये नहीं करेंगे, या तो अंदर से ही लोग होंगे एकदम ऑनेस्ट हो, परंतु वो हो नहीं पाता। जब भी एक ऐसी परिस्थिति आती है तो लोगों के मन में वो लालच हो ही जाती है, मन ललचा ही जाती है। तो वो ना ललचाने के लिए दंड धारक राजा होने की आवश्यकता है। अभी तो कहीं आगे जाकर ये भी आएगा कि राजा की प्रजा को जॉब्स देने का क्या दायित्व है, ऐसा भी कुछ कहीं आएगा इसमें। ये सारा तो वो तो सारा इसी में है ना पूनम जी, जो हम शुरुआत से देख रहे हैं। जॉब देने का मतलब ये काम, सबका अपना अपना काम है ना। नहीं, लेकिन अभी जैसा हो रहा है ना, that's what I'm trying to relate to because I'm not able to fathom it. आजकल मतलब गवर्नमेंट ने जॉब नहीं दी इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट है। पहले तो राजा के पास नहीं जाते थे जॉब के लिए, लोग अपना किसी ना किसी से कर वो लेते भी थे, मतलब ये और स्टार्टअप से या छोटे मोटे काम करते थे। ये प्रोजेक्ट जो सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह वगैरह राजा लेगा, उसके लिए भी तो लेबर की आवश्यकता है ना। ये जो सैलरीज वेतन की बात हो रही है, ये सब उसी से रिलेटेड है कि वो राजा करे, या तो राजा करे या तो प्राइवेट सेक्टर करे। जो हमने कहा था कि कोई और कर रहा है तो राजा को उनमें रिसोर्सेज देने चाहिए। वो तो बड़े उसमें है ना, लेकिन छोटे छोटे काम लाइक वी आर सीइंग इट इन इंडिया अ लॉट। हम गए थे, कई ऐसे लोग जिन्होंने बैंक की अच्छी अच्छी नौकरी छोड़ के दे आर रनिंग फूड ट्रक्स, छोटा सा, उसमें तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, वो अपना ही कर रहे हैं। वो आप मूविंग फ्रॉम अलग से जॉब देखेंगे। जो टू एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप देखें तो जो वैश्य लोग थे वो तो सारा अपना स्वयं ही करते थे अधिकतर, है ना। और हमने पहले भी देखा था राजा ने क्या करना चाहिए, या तो जमीन देनी चाहिए खेत में, या फिर स्वयं के खेतों में लोगों को काम देना चाहिए। पर द इंटेंशन वाज नॉट सो मच टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट वर्सेस टू से द वर्क नीड्स टू गेट डन। क्योंकि वर्ण व्यवस्था जो थी उसका काम ही था ना कि सबको अपना काम वैसे ही पता होना चाहिए। राजा को केवल ये इंश्योर करना है कि वो ट्रेड चलता रहे, वो काम सारे चलते रहे, वो जो उत्थान के जो कार्य हैं, सारे प्रचार के जो कार्य हैं, एक्टिविटीज वो चलती रहे, है ना। जो ट्रेड्स है वो चलते रहे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सारा एनवायरनमेंट ऐसा हो दैट ऑल दीस थिंग्स कीप गोइंग ऑन। सो इट डज नॉट नेसेसरीली हैव टू बी जॉब्स इन टुडेज सेंस जॉब्स। ओके, ठीक है, सो वी आर गुड। मिलते हैं अपन फिर अगले शनिवार। अगले शनिवार का टाइम थोड़ा इधर उधर हो सकता है, मैं आपको 1-2 दिन में बताती हूँ। तो आज कौन प्रार्थना करेगा?